तो हम लोग जो है साझेदारी पढ़ चुके थे। तो साझेदारी की परिभाषा बता रहा था, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, क्या बोल रहा हूं मैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार, पहला चीज याद रखना है दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति रहेगा तो वो एकांकी व्यवसाय हो जाएगा। दो या दो से अधिक व्यक्ति समझौते के अनुसार, उनके बीच क्या होना चाहिए सर, समझौता लिखित हो या मौखिक भी हो सकता है, लेकिन समझौता प्राय माना जाता है कि लिखित ही होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है लिखित समझौता जो है वो है ना कानूनी प्रमाण के रूप में होता है, ठीक है, वैधानिक रूप से होता है और क्या प्रमाण के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं सर, समझौते के अनुसार किसी वैधानिक व्यापार को, समझौते के अनुसार किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए तैयार होते हैं। उसमें क्या लगाते हैं सर, अपना एक तो पैसा लगाते हैं, अपना श्रम लगाते हैं, अपना अनुभव लगाते हैं। अब ये सब चीजें लगाए, उससे या तो हो सकता है हमको लाभ भी हो सकता है या तो हानि भी हो सकता है ना। समझौते के अनुसार जो भी लाभ या हानि होता है उसको आपस में बांटने के लिए तैयार भी होते हैं सर, ठीक। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए तैयार होते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं, उसमें अपना अनुभव लगाते हैं, श्रम लगाते हैं। इसके फलस्वरूप यदि हमको लाभ होता है तो ठीक, हानि होता है ठीक, आपस में बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं सर, साझेदारी कहते हैं। तो साझेदारी की परिभाषा कहाँ पर है सर, साझेदारी की परिभाषा एक अधिनियम है सर, साझेदारी का अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 1932 की धारा 4 में जो है इसका वर्णन है। 1932 की धारा 4 में जो है ना किसका वर्णन है सर, साझेदारी की परिभाषा का, ठीक। अब हम लोग देखेंगे साझेदारी की विशेषताएं क्या है, साझेदारी की विशेषताएं क्या है, एक एक करते हुए हम लोग देखते हैं कि साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं सर। पहला तो सर जितने भी साझेदार है, कल मैं बताया था आप लोग को कौन कौन से पार्टनर थे सर, ए बी सी, ये 3 पार्टनर थे और 3 लोग मिलकर कौन सा बिजनेस चालू किए थे सर, अमूल दूध डेयरी, अमूल दूध मिल्क का जो है ना मान लो इन लोग बिजनेस चालू किए। तो क्या हो गया सर, इन साझेदारों के बीच क्या होना चाहिए सर, समझौता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। पहला चीज सर साझेदारी की क्या विशेषता है सर, साझेदारी की विशेषता हम लोग पढ़ रहे थे, तो साझेदारी की पहली विशेषता क्या है सर, उनके बीच अनुबंध या समझौता होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, अनुबंध या समझौता। अब समझौता सर कैसे हो सकता है, या तो आप लिखित रूप से पूरे तरीके से लिखा पढ़ी करके कर लो, या तो मौखिक रूप से कर लो कि भाई हम लोग आपसे आपस में साझेदार हैं, आपस में बराबर बांटेंगे। लेकिन क्या होगा, मौखिक साझेदारी से दिक्कत ये है कि जो है ना कल के दिन यदि मान लो किसी के बीच, साझेदारों के बीच जो है ना लड़ाई वगैरह हो जाता है ना, आपस में नहीं बनता है, तो क्या होगा, कोई साझेदार पावरफुल है तो वो पूरा बिजनेस को अपना टेक ओवर कर लेगा और बाकी को बोलेगा मैं नहीं दूंगा बोल के। तो क्या होगा, लिखित होने से क्या होता है, एक तरीके से प्रमाण हो जाता है जिसमें सभी साझेदारों का जो है ना भागीदारी बराबर हो जाता है, ठीक। तो पहला जो विशेषता क्या है सर साझेदारी की, तो पहला विशेषता क्या है, साझेदारों के बीच जो है ना अनुबंध या समझौता होना चाहिए। दूसरा विशेषता है सर, दूसरा विशेषता है साझेदारों की संख्या का, कि सर कितने पार्टनर्स एक फर्म में हो सकते हैं। तो देखो एक्चुअल में जो है ना मिनिमम साझेदारों की संख्या बताई गई है सर 2, मिनिमम 2 होने चाहिए। न्यूनतम कितने होने चाहिए, न्यूनतम 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम वर्तमान के हिसाब से कितने होने चाहिए सर, कंपनी अधिनियम के हिसाब से 50। देखो कंपनी अधिनियम 2013 में एक बार आया था, है ना। 2013 से पहले का कौन सा कंपनी अधिनियम था सर, 1956 का, इसको रिवाइज किया गया 2019 में। तो कंपनी अधिनियम में जो है ना बताया गया है कि ना मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं। लेकिन उसी के अगले साल सर 2014 में जो है ना एक संशोधन विधेयक आया और इसके तहत इसमें चेंज करके अब जो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 लोग साझेदार बन सकते हैं, ठीक। ये नॉन बैंकिंग व्यवसाय में। यदि बैंकिंग व्यवसाय में सर कितने लोग बन सकते हैं, बैंकिंग व्यवसाय में मैक्सिमम जो है 10 लोग बन सकते हैं। कितने लोग बन सकते हैं, 10 साझेदार बन सकते हैं। तो पहला साझेदारी की विशेषता क्या है सर, विशेषता को ही क्या बोल सकते हैं, देखो विशेषता को ही ना 2-3 नामों से बुला जाता है। विशेषता बोल सकते हैं, इसी को लक्षण बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं तत्व बोल सकते हैं। तो यही जो है ना विशेषता, जो है ना विशेषता के 3 नाम हो सकते हैं, ठीक है, विशेषता, लक्षण या तत्व। तो साझेदारी की पहली विशेषता है सर उनके बीच समझौता होना चाहिए या अनुबंध होना चाहिए। लिखित भी हो सकता है लेकिन मौखिक भी हो सकता है, लेकिन लिखित वाला होने से क्या होगा सर, हमारे पास प्रमाण रहेगा लिखा पढ़ी के लिए।
उसके बाद दूसरा है सर साझेदारों की संख्या। तो मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं सर? अभी वर्तमान स्थिति में देखें तो सर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। वही ये कौन से कंडीशन सर? नॉन बैंकिंग दशा में। यदि बैंकिंग दशा में देखें तो सर मैक्सिमम 10 साझेदारी हो सकते हैं। तीसरा सर इनकी क्या विशेषता है सर? तीसरा विशेषता है इनके बीच व्यवसाय होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? व्यवसाय होना चाहिए। वो भी कैसा व्यवसाय होना चाहिए सर? व्यवसाय पहली बात तो याद रखना वैधानिक होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। कोई भी इलीगल काम वाला बिजनेस को व्यापार नहीं माना जाएगा। जो लीगल हो वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। दूसरा ये जो है ना, यदि मान लो इन लोग है ना ABC, इन लोग मिलकर ना कोई चैरिटी वाला काम कर रहे हैं ना, कई दान पुण्य वाला काम कर रहे हैं, तो उसको व्यवसाय नहीं माना जाएगा। ठीक, तो पहला चीज सर व्यवसाय के लिए क्या होना चाहिए सर? पहला चीज तो क्या है सर? वैधानिक होना चाहिए, और दूसरा वैधानिक और वैध व्यवसाय होना चाहिए। ठीक, फिर चौथा पॉइंट है सर, देखो पहला क्या बताया? समझौता होना चाहिए, अनुबंध समझौता। दूसरा है साझेदारों की संख्या होनी चाहिए। तीसरा उनके जो व्यवसाय है, पहला चीज वैधानिक होना चाहिए, वैधानिक या वैध होना चाहिए। ठीक, चौथा विशेषता है सर, चौथा विशेषता है लाभ विभाजन। लाभ विभाजन का मतलब होता है सर लाभ का बंटवारा। तो लाभ का बंटवारा सर ये हो सकता है कि उन लोग आपस में बराबर बांट ले, या ये हो सकता है कि सर जो व्यक्ति जितना पैसा लेके आएगा वो उस अनुपात में पैसा लेके जाएगा। तो ये क्या होता है? उनके आपसी समझौते के द्वारा निर्णय होता है कि कौन व्यक्ति कितना पैसा रखेगा, कौन व्यक्ति कितना पैसा नहीं रखेगा बोल के। ठीक, ये उनके आपसी निर्णय द्वारा तय होता है। ठीक, तो 4 विशेषताएं हो गए। पहला अनुबंध या समझौता, दूसरा साझेदारों की संख्या, तीसरा है सर व्यवसाय। व्यवसाय कैसा होना चाहिए? वैधानिक और वैध होना चाहिए। इलीगल बिजनेस को व्यवसाय नहीं माना जाएगा। पांचवा विशेषता है असीमित दायित्व। क्या होता है सर? असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब क्या है सर? असीमित दायित्व का मतलब जो फर्म के साझेदार है इनके पास जो है ना जवाबदारी ना अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो जितना इन लोग काम कर रहे हैं उसका अलावा रहेगा। यदि इसको टेक्निकल भाषा में ये बोल सकते हैं कि सर इनकी जो संपत्तियां जो है दायित्व के भुगतान करने में समर्थ होने चाहिए। यदि मान लो संपत्तियां जो है दायित्व के भुगतान करने में समर्थ नहीं है, तो क्या होगा? ये साझेदार लोग को अपने तरफ से जेब में से पैसा देना पड़ेगा, और जो भी ऋण वगैरह है उनको चुकाना पड़ेगा। ठीक, तो पांचवा पॉइंट क्या है सर? असीमित दायित्व। छठवां पॉइंट है सर, छठवां पॉइंट आपको मैं बता देता हूं नेक्स्ट पेज में। तो छठवां पॉइंट है सर, छठवां पॉइंट है इनके बीच जो है ना व्यापार का संचालन। देखो व्यापार का संचालन कैसे बोल सकते हैं? देखो इनका बिजनेस या तो ये हो सकता है कि ABC तीनों मिलकर चला ले, या ये हो सकता है कि सर इनमें से कोई अच्छा जानकार है वो चला ले। जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति बिजनेस चलाए, या तो इन लोग सभी लोग मिलकर चला सकते हैं, या इनमें से कोई भी एक व्यक्ति बिजनेस चला सकता है। ठीक, सातवां पॉइंट है सर पूंजी लगाना जरूरी नहीं है। ठीक, ये याद रखना कि हमेशा ये माना जाता है कि प्रत्येक साझेदार जो पार्टनर बनेगा वो हमेशा पैसा लेके आएगा, लेकिन ये जो है कंडीशन जो है ना ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है बोल के। ये अन्य साझेदारों के ऊपर भी निर्भर कर सकता है कि जैसे मान लो ABCD, ठीक है, ABC तो पैसे वाले इन लोग अपने साथ पैसा ले आए, लेकिन D के पास ना बिल्कुल पैसा नहीं है, लेकिन है ना इन लोग क्या चाह रहे हैं? डी को भी पार्टनर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन डी के पास खासियत ये है कि उसके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन उसके पास दिमाग बहुत है, उसको बिजनेस का पूरा आइडिया है। तो क्या होगा इस कंडीशन में? उन लोग अपने उसको साझेदार बना देंगे, और वो पैसा भी लेके नहीं आएगा, लेकिन वो क्या बन जाएगा सर? साझेदार बन जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है 8वां पॉइंट बोल सकते हैं सर साझेदारी की विशेषता में फर्म का नाम होना चाहिए। जो साझेदार है ना, साझेदारी में जो है ना एक साझेदारी फर्म का निर्माण किया जाता है। साझेदारी फर्म मतलब ये साझेदारी किस नाम से चलेगा ना, किस नाम से चलेगा, किस नाम से कार्य करेगा, उसका जो है ना एक फर्म का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है ना उसमें फर्म का नाम रखा जाता है, और यही फर्म के जो है ना जितने व्यक्ति रहते हैं वो साझेदार कहलाते हैं। ठीक, तो क्या क्या विशेषताएं सर साझेदारी की विशेषताएं बोल सकते हैं? पहला अनुबंध या समझौता, मतलब उनके बीच समझौता कैसा होना चाहिए? लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन सामान्यतः लिखित होना ही ज्यादा अच्छा रहता है। दूसरा है सर साझेदारों की संख्या। संख्या क्या होना चाहिए सर? वर्तमान में
में मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम वर्तमान के हिसाब से 50 होने चाहिए। 2013 की कंपनी अधिनियम में बताया गया था कि 100 होना चाहिए, लेकिन 2014 में एक संशोधन कानून आया, उसके तहत जो है ना मैक्सिमम संख्या 50 रख दिया। लेकिन कहाँ पर सर? नॉन बैंकिंग क्षेत्र में। वही चीज़ बैंकिंग क्षेत्र में कितने लोग होने चाहिए? मैक्सिमम 10। उसके बाद तीसरा कंडीशन है सर व्यवसाय होना चाहिए। व्यवसाय मतलब साझेदारी जो हम लोग बना रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई एक वैध व्यवसाय होना चाहिए ना, लीगल व्यवसाय होना चाहिए। इलीगल व्यवसाय नहीं, इलीगल व्यवसाय को व्यवसाय की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, ठीक। और इलीगल रहेगा तो वो साझेदारी भी नहीं बन सकता। चौथा है सर लाभ विभाजन। अब लाभ देखो, साझेदारी किए इन लोग, काम किए, काम करने से फायदा हुआ। अब फायदा होने के बाद जो है या तो इन लोग अपना पैसा खुद बांट सकते हैं बराबर बराबर, या ऐसा बोलेंगे कि भाई मैं जीता, जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा लेके आया वो ज़्यादा पैसा रखेगा, जो कम लेके आया वो कम पैसा रखेगा, ठीक। ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस अनुपात में बटेगा। उसके बाद जो है मैं बताया था अगला पॉइंट असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब है कि कल के दिन जो है यदि फर्म की संपत्तियों को जो है ना ऋणों को चुकाने में असमर्थ है ना, फर्म की संपत्तियों के द्वारा जो दायित्वों को चुकाने में जो है ना असमर्थ है, तो प्रत्येक साझेदार जितना उसका पूंजी है या जरूरत पड़ता है तो उससे ज़्यादा भी अपने को कंपनी को पैसा देगा, है ना, दूसरे को चुकाने में, ठीक। उसके बाद है सर व्यापार का संचालन। व्यापार का संचालन ये हो सकता है या तो सभी लोग मिलकर चलाएं या उनमें से कोई एक भी व्यक्ति जो है ना व्यवसाय का चला सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था सर? पूंजी लगाना अनिवार्य है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति कोई जो है ना साझेदार बनने के लिए पूंजी लगाना जरूरी है, ठीक। उसके पास कोई स्पेशल नॉलेज होगा, स्पेशल टैलेंट होगा, तो कई बार क्या ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल करके पार्टनर बना दिया जाता है। उसके बाद मैं बताया जो व्यक्ति साझेदारी में शामिल होते हैं उसको बोलते हैं साझेदार। और जो है ना साझेदार लोगों का एक फर्म होता है। अब फर्म हुआ या कंपनी हुआ तो सर उसका एक नाम भी होगा जिसके नाम से सर व्यवसाय चलता है, ठीक। तो ये जो है साझेदारी की विशेषता है। देखो अब जो है ना हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, साझेदार के क्या क्या अधिकार होंगे ना, जो भी पार्टनर लोग बनेंगे उनके अधिकार क्या क्या होंगे, ठीक। इसके नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स, पूरे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए, अभी लेक्चर को ध्यान दीजिए। जैसे मैं बताया था इन लोग 3 लोग पार्टनर थे ए बी सी, तो है ना एक एक साझेदारों के जो है ना क्या क्या अधिकार होंगे। पहला तो अधिकार है सर संचालन में भाग लेने का। पहला क्या है सर? संचालन में भाग लेने का अधिकार। मतलब जो बिजनेस के जितने भी काम होंगे तो उसमें जो है ना सभी साझेदार है ना बराबर रूप से भाग लेंगे। किसी भी साझेदार को ये बोल कर नहीं रोका जाएगा कि भाई आप शामिल नहीं हो सकते बोल के, ठीक है। तो सभी साझेदार को जो है ना व्यवसाय में शामिल होने का, बराबर भाग लेने का अधिकार होगा। दूसरा है सर निरीक्षण का अधिकार, कि कल के दिन कोई साझेदार को डाउट होता है कि यहाँ पर कुछ काम गड़बड़ चल रहा है तो वो जाके जो है ना कोई भी साझेदार पूरे अकाउंट्स वगैरह, बुक को, सामान उमान को, सब कुछ है ना निरीक्षण कर सकता है, जांच कर सकता है, ठीक। तीसरा पॉइंट है सर सलाह देने का अधिकार। सभी साझेदार को है ना बराबर सलाह देने का अधिकार होगा कि मेरा तरफ का अपना व्यू, मेरा ऐसा है, आपका ऐसा हो सकता है बोलकर, ठीक। उसके बाद चौथा पॉइंट है सर लाभ में हिस्सा। तो सभी साझेदार को जो है ना बराबर जो है ना फर्म के संपत्तियों में लाभ का हिस्सा पाने का अधिकार होगा। लेकिन ये लाभ कैसे हो सकता है सर? अब जरूरी नहीं है हर कंडीशन में बराबर ही हो। कई कंडीशन में ऐसा होगा कि जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा लेके आया है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो व्यक्ति कम लेके आया है सर उसको कम भी मिल सकता है, ठीक। कई बार बराबर भी हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है। उसके बाद जो है ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार। यदि जो साझेदार है कंपनी को कल के दिन कुछ पैसे का जरूरत पड़ता है और यदि वो जो है ना कंपनी या फर्म को जो है ना पैसा ऋण के रूप में देता है तो जो क्या होगा सर, उसको 6% ब्याज के रूप में मिलेगा। जैसे मान लो ए जो है बहुत अमीर इंसान है, ठीक है। ये क्या हुआ, इन तीनों का बिजनेस का क्या कंपनी का नाम था, क्या बताया था? अमूल दूध डेयरी। अमूल दूध डेयरी के लिए जो है ना अपना जो है ना ए जो है इनको कंपनी को क्या दिया सर? 1 लाख रुपए का ऋण दिया। कितना का दिया सर? 1 लाख रुपए का। तो कल के दिन जो है ना कंपनी को यदि जो पैसा आएगा उसके पास या फर्म के पास पैसा आएगा तो जो है ना वो एक को ना 1 लाख तो देगा ही देगा, उसके अलावा 6% का अतिरिक्त ब्याज भी देगा। 6% को कैसे लिखते हैं? 6/, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा तो कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया। तो कल के दिन जो है ना कंपनी को ए को टोटल कितना लौटाना पड़ेगा? 6,000 रुपया। तो ऐसा होता है सर कि यदि कोई साझेदार फर्म को जरूरत पड़ने पर यदि ऋण देता है तो उसको क्या होगा सर? ऋण देने के उपलक्ष्य में उसको क्या करेंगे सर? 6% का ब्याज देंगे,
ठीक। उसके बाद जो है अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। क्या है सर? अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। तो क्या हो सकता है सर? प्रत्येक साझेदार क्या कर सकता है सर? दूसरे अन्य साझेदारों की सहमति से या साझेदारी संलेख के प्रावधान के अनुसार क्या है? अवकाश ग्रहण कर सकता है। जैसे मान लो कि जो है ना ए बी सी इन लोग तीनों लोग मिलके है ना एक स्वेटर जो है ना स्वेटर दुकान का जो है ना दुकान खोले। ठीक है, कब खोले सर? नवंबर के समय खोले। इन लोग फरवरी तक रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ए बी सी जो है ना तीन लोग है ना मिलकर ना 4 महीने के लिए क्या किए सर? अपने स्वेटर का बिजनेस चालू किए। अब क्या हुआ? फरवरी आ गया, नवंबर में चालू किए, बढ़िया इनका बिजनेस चल रहा था। फरवरी में जो है ना इनका बिजनेस खत्म हो गया। अब क्या होगा? ए जो है यहाँ से चल देगा, क्योंकि भाई इसका काम तो खत्म हो गया। अब बोलेगा मेरा काम खत्म हो गया, मैं अब यहाँ क्या करूँ? तो इसीलिए क्या करेगा? ए जो है यहाँ से चल देगा। ठीक। या तो हो सकता है कि सर अवकाश ग्रहण करने का अधिकार का मतलब ये है सर कि प्रत्येक साझेदार जो है ना अन्य साझेदारों से परमिशन लेके जा सकता है, या तो जो है उनके बीच यदि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट में टाइम खत्म हो गया है तो उसके अनुसार भी जा सकता है। ठीक। उसके बाद जो है आपात स्थिति मान लो कोई इमरजेंसी पीरियड आ गया, इमरजेंसी कंडीशन आ गया, तो उस समय सर किसका सलाह मानेंगे? तो याद रखना जब आपात स्थिति आता है तो हर साझेदार को अपनी बुद्धि के अनुसार है ना वो जैसा सोच सकता है, उसको जो सही लगता है कैलकुलेशन करके अपने हिसाब से कार्य करने का अधिकार होगा। ठीक। उसके बाद जो है ना नए साझेदारों के प्रवेश पर रोक। चाहे तो साझेदार जो है ना साझेदार को है ना नए साझेदार के प्रवेश पर रोक का अधिकार होगा। जैसे मान लो ए बी सी है, इन लोग है ना किसी एक नए व्यक्ति को शामिल करना चाह रहे, लेकिन ए उसमें ना बोल रहा है कि नहीं 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 मैं नहीं शामिल करने दूंगा बोल के, तो क्या होगा? वहां पर उस व्यक्ति को शामिल नहीं करेंगे। ठीक। तो क्या क्या बताया मैं साझेदार के अधिकार में? पहला भाग लेने का अधिकार, हर साझेदार को बिजनेस में भाग लेने का अधिकार होगा। दूसरा है निरीक्षण का अधिकार। निरीक्षण का अधिकार का मतलब हर कोई साझेदार जाके पूरा अकाउंट का बुक पूरा जांच सकता है, चेकिंग कर सकता है, जो सामान वामान है सबका चेकिंग कर सकता है। तीसरा है सर सलाह देने का अधिकार। सलाह देने का अधिकार में क्या होगा सर? हर कोई साझेदार हर कोई पार्टनर है तो अपना अपना सलाह देगा। चौथा है सर लाभ में हिस्सा। हर साझेदार को लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होगा। ठीक। पांचवा है सर ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज का मतलब यदि कंपनी को कल के दिन कोई जरूरत पड़ता है और कोई साझेदार कंपनी को या फर्म को पैसा देता है तो उसको जब पैसा लौटाया जाएगा तो 6% का एक्स्ट्रा ब्याज भी दिया जाएगा। ठीक। छठवां है सर अपना अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। अवकाश ग्रहण करने का अधिकार में बताया था कि कैसे होता है सर। अवकाश ग्रहण का मतलब यदि कोई साझेदार अपने बिजनेस से अलग होना चाहता है तो अलग होना चाहता है तो क्या करेगा? बचे जो साझेदार लोग हैं उनको जाके बता देगा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, या तो ऐसा देखेगा कि उनके बीच जो समझौता हुआ रहेगा वो समझौते के अनुसार जो है ना वो है ना चल देगा बिजनेस। ठीक। उसके बाद जो है आपात स्थिति में ना आपात स्थिति में क्या होगा सर? आपात स्थिति में हर कोई साझेदार को अपने बुद्धि के अनुसार कार्य करने का अधिकार होगा। ठीक। उसके बाद सर नए साझेदार के प्रवेश पर तो इन लोग चाहे तो किसी नए साझेदार को पार्टनर बना सकते हैं या इन लोग मनाई भी कर सकते हैं। ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं साझेदार बनने की योग्यता क्या है। साझेदार बनने की योग्यता क्या है? देखो योग्यता में 3 कंडीशन है। कितने कंडीशन है सर? 3 कंडीशन। पहला कंडीशन है सर वह व्यक्ति वयस्क होना चाहिए। वयस्क का मतलब जिसकी आयु 18 साल से अधिक हो। मतलब पहला कंडीशन क्या है सर? साझेदार बनने का पहला कंडीशन है कि आपको वयस्क होना चाहिए। वयस्क का मतलब 18 साल से अधिक होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है सर आप मानसिक रूप से सही होने चाहिए ना, मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, एकदम फिट होने चाहिए मानसिक रूप से। ठीक है। तीसरा यदि कोई गवर्नमेंट के तहत है ना किसी प्रकार से आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना न किया गया। मतलब क्या बोला सर? यदि किसी राज नियम या कानून के तहत जो है आपको समझौता करने के लिए अयोग्य न घोषित किया गया हो। ये 3 कंडीशन है। पहला सर आपकी उम्र 18 साल से अधिक हो, मतलब वयस्क होने चाहिए। दूसरा सर आप मानसिक रूप से मेंटली रूप से सही होने चाहिए, आपका दिमाग बुद्धि सही तरीके से काम करना चाहिए। तीसरा सर वह व्यक्ति जिसको किसी कानूनी प्रक्रिया या कानूनी नियम के तहत किसी प्रकार का समझौता करने से रोका ना गया हो। यदि किसी प्रकार का व्यक्ति को रोका गया है तो वो व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता। ठीक। तो 3 कंडीशन है। कौन कौन सा? पहला तो सर वो 18 साल से अधिक हो, दूसरा अपना जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तीसरा समझौता करने के योग्य। ठीक। कल हम लोग पढ़ रहे थे साझेदारी संलेख। मैं बताया था साझेदारी संलेख के जो है कई सारे नाम है ना। साझेदारी संलेख के कई सारे नाम है। क्या क्या बता सकते हो आप लोग?
चलो 2 मिनट दे रहा हूं मैं, आप लोग सोचो इसको क्या क्या हो सकते हैं। मैं तब तक इसको रफ कर लेता हूं। बताओ साझेदारी संलेख की साझेदारी संलेख क्या होता है और साझेदारी संलेख के अलग अलग नाम क्या है। देखो साझेदारी संलेख को ही जो है क्या क्या बोल सकते हैं सर, इस साझेदारी संलेख को एक तो साझेदारी संलेख बोल सकते हैं, दूसरा साझेदारी अनुबंध बोल सकते हैं, तीसरा साझेदारी ठहराव बोल सकते हैं, चौथा साझेदारी समझौता बोल सकते हैं। देखो नाम कितने सारे, लेकिन सबका काम क्या है सर, एक ही है। ठीक, अब साझेदारी संलेख अनुबंध ठहराव या समझौता क्या होता है सर, इसका मतलब क्या है सर, ऐसे नियम व शर्तें, ऐसे नियम व व्यवसाय को चलाने वाले, व्यवसाय को चलाने वाले, ऐसे नियम व शर्तें, व्यवसाय को चलाने वाले नियम व शर्तें। ठीक, नियम व शर्तें बोल सकते हैं। ठीक, जिसके हिसाब से जो है ना हमको व्यवसाय का संचालन करना है। ठीक है, जिसके हिसाब से हमको व्यवसाय का संचालन करना है, या उसमें पूरे जो है ना प्रक्रियाओं के बारे में लिखा रहता है। ठीक, अब जो है ना साझेदारी संलेख सर या तो लिखित भी हो सकता है या तो मौखिक भी हो सकता है। ठीक, क्या बोला मैं, लिखित भी हो सकता है या तो मौखिक भी हो सकता है, लेकिन हमेशा लिखित ही लेना सही होता है। क्यों बताऊं, क्योंकि लिखित जो है साक्ष्य के रूप में प्रमाण रहता है। यदि कोई व्यक्ति आपको बोला कि कल मैं आपको 1 करोड़ दूंगा और आज वो नहीं दे रहा है, तो क्या आप केस कर सकते हो? नहीं कर सकते सर, क्योंकि वो तो क्या मौखिक रूप से बोला है, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन लिखित रूप से बोलने से क्या होता है, आपके पास एक एविडेंस मिल जाता है, कल के दिन कुछ केस वगैरह होता है या लीगल जो कोई भी कार्रवाई होता है तो आप सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो साझेदारी संलेख में सर क्या क्या मेन बातें आती है। ठीक, साझेदारी संलेख में क्या मेन साझेदारी संलेख क्या है सर, व्यवसाय को चलाने वाले जितने नियम व शर्तें रहते हैं पहले से जो है ना उसमें ना सब कुछ बातें फिट कर दिया जाता है कि हमको व्यवसाय चलाने के लिए क्या क्या जरूरत रहेगा। तो साझेदारी संलेख में सर किस किस चीजों का वर्णन रहता है। पहला तो रहता है सर आपका फर्म का नाम क्या है। ठीक, फर्म का नाम क्या है, नाम पता चल गया। अब नाम के बाद है ना उसका एड्रेस क्या है, उसका पता क्या है, कि जो है ना जैसे मान लो आपका अमूल दूध कंपनी है ना, तो ये आपका फर्म का नाम हो गया। आपका एड्रेस क्या है सर, है ना, रावण भाटा मैदान रायपुर, ये क्या हो गया, आपका एड्रेस हो गया। तो पहला कंडीशन है सर साझेदारी फर्म का नाम व पता। दूसरा सर व्यापार का क्षेत्र क्या है, व्यापार का क्षेत्र। व्यापार का क्षेत्र मैं कल ही बताया था कि आपका जो व्यापार है सिर्फ रायपुर, बलौदा बाजार, गरियाबंद तक सीमित है, कि आप पूरे छत्तीसगढ़ भर में चला रहे हो, कि आप जो है अदर राज्यों में चला रहे हो, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कल पश्चिम बंगाल हो गया, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना चला रहे हो, कि आप दुबई में बेच रहे हो, अमेरिका में बेच रहे हो, ब्रिटेन में बेच रहे हो। तो व्यापार का क्षेत्र बताता है कि आप जो स्थानीय लेवल पे हो, कि नेशनल लेवल पे हो, कि इंटरनेशनल लेवल पे हो। ठीक, तीसरा सर आपका जो है साझेदारों के नाम होने चाहिए, कि भाई पता तो होना चाहिए ना हमारे बिजनेस में कौन कौन लोग हैं, साझेदारों के नाम होने चाहिए। अब नाम है तो साथ साथ उनका पता भी होना चाहिए। अभी पता होगा हमारे फर्म का नाम क्या है सर, अमूल दूध कंपनी, और इसमें कौन कौन साझेदार थे, ए, बी और सी थे। अब इनका एड्रेस क्या होगा सर, एड्रेस डाल दो, कुछ भी एड्रेस, एक का डाल दो जगदलपुर, एक का डाल दो बीजापुर, एक का डाल दो सरगुजा, एक का डाल दो सूरजपुर, ऐसा करके आप कुछ भी डाल सकते हो। तो पहला चीज सर फर्म या कंपनी का नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए। दूसरा व्यापार का क्षेत्र होना चाहिए, कि आप लोकल लेवल में कर रहे हो, स्टेट लेवल में कर रहे हो, नेशनल लेवल में कर रहे हो बिजनेस, कि इंटरनेशनल में कर रहे हो। तीसरा है सर साझेदारों का नाम व पता होना चाहिए, कि कौन कौन से साझेदार इसमें शामिल है हमारे व्यापार में, और उनका घर का एड्रेस क्या है। फिर उसके बाद चौथा कैटेगरी है सर साझेदारों की पूंजी, कि भाई अब ए बी सी आ रहे हैं, अपने साथ कितना कितना पैसा लेके आ रहे हैं। जैसे मान लो ए लाया 5 लाख, बी लाया, जैसे मान लो ए कितना लाया सर 5 लाख आया, बी लाया 3 लाख, सी लाया 2 लाख, ये सब पूरा पता होना चाहिए ना, कि कौन कौन कितना पैसा आ रहा है। तो चौथा कैटेगरी है सर साझेदारों की पूंजी। इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन साझेदार कितना कितना पैसा लेके आया, पूरा जो है अपने का हिसाब किताब रखा जाता है। ठीक, उसके बाद है सर 5वां कंडीशन है साझेदारी की अवधि। अवधि का मतलब क्या होता है सर, अवधि का मतलब होता है टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम पीरियड, कि हमारा बिजनेस कितना समय तक चलेगा। जैसे मैं आपको बताया था अभी ठंड वाला बिजनेस वाला, कि हमको स्वेटर का बिजनेस करना है, तो स्वेटर का बिजनेस सर साल भर चलता है, नहीं 3-4 महीना चलता है। तो एबीसी लोग क्या किए थे,
4 महीने चला है बस, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 4 महीने बाद बिजनेस को बंद कर दिए। तो यहाँ पर इनका बिजनेस का अवधि कितना महीना था सर? 4 महीना। किसी का 1 साल रह सकता है, किसी का 2 साल रह सकता है, किसी का 10 साल रह सकता है, किसी का अनलिमिटेड भी रह सकता है। ठीक। उसके बाद छठवां कंडीशन है सर, नए साझेदारों के प्रवेश। ठीक। अब देखो, कल के दिन जो है इन लोग 3 लोग पार्टनर है और किसी एक नए व्यक्ति को पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, तो ये इन तीनों के ऊपर निर्भर करेगा कि वो साझेदारी सल्लेख में नियम और शर्तें में डाल दे कि कल के दिन जो है आने वाले समय में किसी नए व्यक्ति को साझेदार बनाना है कि नहीं बनाना है। यदि बनाना है तो भी ठीक, नहीं बनाना है तो भी ठीक। ठीक। 7वां कंडीशन है सर, 7वां कंडीशन है फर्म का नाम व पता। 7वां कंडीशन क्या है? फर्म का नाम व पता। 7वां कंडीशन क्या है सर? 7वां है, सॉरी, फर्म का नाम पता हो गया था। 7वां है सर फर्म का व्यवसाय। व्यवसाय का बारे में भी पूरा जो है ना अपन को वर्णन करना चाहिए कि जो है ना हम लोग है ना किस टाइप के वस्तुओं का व्यापार करेंगे। मान लो मेरा मोबाइल का शॉप है, मान लो एग्जांपल ना, तो मैं मोबाइल का बिजनेस वाले दुकान का पूरा व्यापार करेंगे हम लोग। किसी का होगा कुर्सी, चेयर कुर्सी का होगा तो उन लोग कुर्सी का करेंगे, किसी का होगा फैन का होगा तो उन लोग फैन का बिजनेस का करेंगे। तो किस टाइप का व्यवसाय है उसके बारे में भी लिखा होना चाहिए। फिर उसके बाद है पूंजी पर ब्याज। ठीक। तो कोई साझेदार यदि जो है ना अपने साथ पूंजी लेके आता है, अपने साथ पैसा लेके आता है, तो उसको क्या ब्याज व्याज कुछ मिलेगा? वो भी पहले से लिख लिया रहो भाई, बीच में जाके बोलोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि साझेदारी सल्लेख में पहले से आप सब कुछ जो है ना शुरुआत दिन में ही लिख लो। उसी के हिसाब से जब तक आपका बिजनेस चलेगा वैसे ही चलेगा। यदि बीच में बोलोगे तो फिर नहीं काम बनेगा। तो पूंजी पर ब्याज के बारे में भी पहले से बता दिया जाता है कि कोई व्यक्ति बिजनेस में पैसा लेके आता है तो उसको ब्याज देना है तो कितना देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। उसके बाद कल के दिन जो है ना कोई साझेदार बिजनेस से जो है ना अपने को अपने पर्सनल यूज के लिए आहरण करता है। आहरण का मतलब आप लोग जानते होंगे कि बिजनेस से, व्यापार से जो है ना निजी प्रयोग के लिए निकाला गया माल या जो रोकड़ है ना, क्या कहलाता है सर? आहरण कहलाता है। अब मान लो एक को है ना कल के दिन जरूरत पड़ा, अब वो अमूल दूध डेयरी कंपनी से क्या किया, 1 लाख रुपया अपने निजी खर्चे के लिए निकाल दिया। तो क्या होगा? अब निकाल तो लिया है, उसको मतलब फ्री का मिल गया 1 लाख रुपए, लेकिन क्या करना पड़ेगा? एक को जब कंपनी को पैसा चुकाएगा, 1 लाख तो चुकाएगा ही चुकाएगा, उसके साथ साथ क्या करेगा सर? ब्याज की राशि भी देगा। क्या करेगा? ब्याज की राशि भी देगा। ठीक। उसके बाद जो है देखो, पहला क्या हुआ? फर्म का नाम और पता होना चाहिए। दूसरा सर व्यापार का क्षेत्र पता होना चाहिए कि सर हम लोकल लेवल में करेंगे, नेशनल लेवल में करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल में बिजनेस करेंगे। उसके बाद तीसरा है सर सभी साझेदारों के नाम व पते होने चाहिए कि कौन कौन साझेदार की अपने में बिजनेस में शामिल है, उनका एड्रेस क्या है। उसके बाद साझेदारों की पूंजी कि कौन साझेदार कितना पैसा लेके आ रहा है बोल के, है ना। जैसे ए 5 लाख लाया था, बी 3 लाख, सी 2 लाख। उसके बाद है सर साझेदारों की अवधि या बोले साझेदारी की अवधि कि हमारा बिजनेस कितना समय तक चलेगा। ठंडी वाला बिजनेस है, स्वेटर बिजनेस है सर 3-4 महीने चलेगा। रेनकोट बिजनेस है वो 3-4 महीना चलेगा। किराना दुकान है सर वो जीवन भर चलेगा, हमेशा चलते रहेगा। ठीक। तो ये जो है उन लोग पहले से लिख के रखेंगे कि हमारा बिजनेस कितने दिन चलेगा। उसके बाद है सर छठवां है नए साझेदारों का प्रवेश कि हमको कल के दिन किसी नए व्यक्ति को पार्टनर बनाना है कि नहीं बनाना, ये भी पहले से लिख लिया रहेंगे। यदि इसमें लिख लिए कि नए पार्टनर को कल के दिन किसी को नए पार्टनर नहीं बनाना है तो फिर उन लोग शामिल ही नहीं कर सकते। यदि इसमें लिखा गया है कि कल के दिन आप किसी भी नए व्यक्ति को पार्टनर शामिल कर सकते हो तो उसमें आप कर सकते हो। ठीक। उसके बाद है सर फर्म का व्यवसाय। आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो है ना कंपनी या फर्म है ना किस टाइप का बिजनेस कर रहा है। मोबाइल का कर रहा है, कुर्सी का कर रहा है, फैन का कर रहा है, टेबल का कर रहा है, ये सब चीज़ें पहले से आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद है पूंजी पर ब्याज। कल के दिन कोई साझेदार अपने साथ जो है ना कुछ पूंजी लेके आता है तो उस पर कोई ब्याज दिया जाएगा, यदि दिया जाएगा तो कितने % पे दिया जाएगा, ये सब चीज़ें लिखा रहेगा। उसके बाद है आहरण पे ब्याज। यदि कोई साझेदार अपने निजी खर्चे के लिए पैसा निकालता है तो आहरण पर सर उसको ब्याज देना होगा कंपनी को। ठीक। उसके बाद है सर लाभ हानि का विभाजन। अब लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा सर? देखो इन लोग पूरा बिजनेस किए, लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा सर कि इन लोग बिजनेस किए, बिजनेस करने के बाद जो है जो क्या होगा उन लोग जो है ना लाभ मिलेगा। लाभ होगा तो क्या होगा सर? अब उन लोग या तो बराबर बांट सकते हैं या तो ऐसा होगा भाई कि जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा लाया उसको ज़्यादा मिलेगा, जो व्यक्ति कम लेके आया उसको कम मिलेगा। ठीक।
उसके बाद है सर वेतन व कमीशन। क्या है? वेतन व कमीशन। वो भी पहले से लिखा रहना वो चाहिए कि कोई साझेदार यदि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, एक्स्ट्रा मेहनत करता है, तो उसको क्या कोई वेतन या कमीशन देंगे या किसी अन्य व्यक्ति को देंगे, इसके बारे में भी पहले से इसका वर्णन होना चाहिए। उसके बाद है सर साझेदारों को ऋण। ठीक, साझेदार को ऋण। यदि कोई साझेदार है, उसको मान लो पैसे का जरूरत पड़ गया, तो फर्म चाहे तो उसको ऋण दे सकता है, लेकिन ये भी बात पहले से आपको साझेदारी संलेख में लिख लेना होगा, समझौता में, है ना, ताकि क्या होगा, कल के दिन कोई साझेदार को ऋण चाहिए तो हम ऋण दे सकते हैं। ठीक, साझेदारों को आवश्यकता पड़ने पर साझेदार जो है फर्म से ऋण भी ले सकता है। उसके बाद है ना फर्म द्वारा भी ऋण हो सकता है कि कंपनी भी जो है ना कल के दिन जो है ना साझेदार को ऋण ले सकता है। ठीक, तो साझेदार जरूरत पड़ने पर कंपनी से ले सकता है और फर्म भी जो है कंपनी साझेदार से जरूरत पड़ने पर ले सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है साझेदारी का समापन, कि उसमें बताया जाता है कि सर हमारा बिजनेस कौन कौन से ऐसे काम करेंगे जब हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये सब जो है साझेदारी संलेख में कुछ बातें जो है लिखे गए। ठीक, चल आगे चलते हैं ना। देखो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, साझेदारी की परिभाषा, उसके बाद साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, उसके बाद साझेदारों के अधिकार पढ़े थे, उसके बाद साझेदारों की योग्यता पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े हैं सर, योग्यता के बाद साझेदारी संलेख पढ़े। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जहां पर साझेदारी संलेख या समझौता नहीं हुआ होता है। क्या बोल रहा हूँ, यदि संलेख नहीं हुआ है, ठीक, समझौता नहीं कर पाए सर कुछ कारण से, तो वहां पर कौन से नियम होंगे ना, संलेख नहीं होने पर लागू होने वाले नियम कौन कौन से होंगे, संलेख नहीं होने पर लागू होने वाले नियम। ठीक, तो कौन कौन से ऐसे नियम हैं जब हमको समझौता नहीं होता है और वो नियम को लगाना पड़ता है। तो इसके बारे में कहाँ से वर्णन है सर, क्या आप अपनी मर्जी से बता रहे हो? मैं कहीं से नहीं बता रहा हूँ। ये जो है साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से लेकर 17 तक में जो है ना इसका वर्णन किया गया है। ठीक, ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये साझेदारी अधिनियम में बताया गया है। साझेदारी अधिनियम की धारा 1932 में सेक्शन 12 से सेक्शन 17 तक जो है इसके बारे में पूरे प्रावधान है। ठीक, तो क्या क्या अधिकार होंगे सर, आप लोग शुरुआत में तो समझौता करना भूल गए, अब भूल गए तो हमको क्या क्या अधिकार मिलेंगे। पहला चीज सर, सभी को बराबर भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक, बराबर भाग लेने का अधिकार, मतलब कोई भी साझेदार जो है ना अपना होशियारी नहीं मार सकता। यहाँ पर सभी साझेदार क्या होंगे सर, इक्वल होंगे, हर कोई जो है ना बिजनेस में बराबर भाग ले पाएगा। ठीक, उसके बाद जो है अपने कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार। अब पहले क्या था, ए बी सी में मान लो ए और बी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन सी जो है काम चोरी करता रहा, लेकिन अब क्या होगा, अब जो है सभी साझेदारों को ना बराबर काम करने पड़ेंगे, अपने कर्तव्य को बराबर तरीके से पूरा करना पड़ेगा ना, कर्तव्य को पूरा करना। ठीक, उसके बाद सर अपना मत प्रकट करने का अधिकार है ना, मत प्रकट करने का, तो हर कोई साझेदार अपना बराबर मत प्रकट करेंगे। हर एक साझेदार का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होगा, कोई भी साझेदार जो है ना किसी को भी कुछ नहीं बोल सकता, और हर साझेदार अपना बराबर अपना मत प्रकट करेगा, और जो भी निर्णय होगा वो बहुमत द्वारा निपटाया जाएगा। जैसे मान लो 3 लोग है ना, ए बी सी, जैसे मान लो सी बोल रहा है कि हमारे बिजनेस का नाम चेंज करेंगे, तो इन लोग वोट दिए, ए और बी जो है एक साइड थे और सी जो है एक तरफ था, तो क्या हुआ, 2 लोग बहुमत हो गए और 1 लोग अल्पमत हो गया, तो किनका बात माना जाएगा, ए और बी का बात माना जाएगा कि हमारे बिजनेस का नाम नहीं चेंज किया जाए। ठीक, अपने मत प्रकट करने का अधिकार होगा। ठीक, उसके बाद जो है चौथा कंडीशन है सर, है ना, निरीक्षण करने का अधिकार। निरीक्षण का अधिकार जो है ना चौथा कंडीशन है। पहला क्या बताया, यदि संलेख नहीं होता है, समझौता नहीं होता है, तो कौन कौन से नियम लागू होते हैं सर, सभी साझेदार को बराबर भाग लेने का अधिकार। दूसरा, कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार। तीसरा, अपना मत प्रकट करने का अधिकार। चौथा, हिसाब किताब के जो है ना पुस्तकें रहती है उनको निरीक्षण करने का अधिकार। ठीक, पांचवा सर, उनको किसी भी बिना पारिश्रमिक है ना, उनको बिना पारिश्रमिक के है ना, उनको बिना पारिश्रमिक के कार्य करने का अधिकार। उनको बिना पारिश्रमिक के कार्य करने का अधिकार, मतलब कोई सैलरी नहीं मिलेगा ना, बिना पारिश्रमिक के कार्य करने का अधिकार। ठीक, उसके बाद छठवां है सर लाभ विभाजन। मतलब अब सर लाभ का बंटवारा कैसे होगा सर, देखो अब हमारे बीच है ना कोई समझौता नहीं हुआ है, ए बी सी के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, तो लोग लाभ कैसे बांटेंगे सर,
कोई सा भी उन लोग पूंजी कोई कितना भी लाया हो उससे मतलब नहीं, यदि उनके भी समझौता नहीं हुआ है तो जो है ना लाभ का बंटवारा हमेशा कैसे होगा सर, बराबर होगा। कैसे होगा, तो लाभ विभाजन कैसे होगा सर, बराबर होगा। ठीक, तो लाभ विभाजन कैसे होगा, बराबर होगा। उसके बाद छठवां है सर पूंजी पर ब्याज। क्या है सर, पूंजी पर ब्याज। ठीक, तो कोई भी साझेदार अपने तरफ से कंपनी में या फर्म में पैसा लेके आता है तो उसको किसी भी टाइप का पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, साझेदारों को किसी भी टाइप का पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है सातवां सर अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। ठीक, अतिरिक्त ब्याज। ठीक, मान लो कोई साझेदार जो है ना, फर्म को ना पैसा का जरूरत है और वो जरूरत से ज्यादा जो है ना फर्म को है ना पैसा देता है, तब जो है ना 6% का ब्याज पाएगा। ठीक, नॉर्मली कोई पूंजी अपने साथ लेके आता है तो कोई ब्याज नहीं लेगा, लेकिन जितना लाना था उससे और एक्स्ट्रा लेके आ रहा है तब वहां पर 6% का ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ठीक, उसके बाद है क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार, क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार। ठीक, क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार का मतलब है यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय के संचालन में तथा फर्म को किसी आकस्मिक दुर्घटना से बचाने के लिए, है ना, फर्म को बचाने के लिए कोई भुगतान करता है तो उसको क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार होगा। मान लो कंपनी को एकदम अर्जेंट रहा, कोई केस उसके ऊपर कर दिया था, उसको बचाने के लिए कोई साझेदार अपने तरफ से पैसा दे दिया, तो क्या होगा कि कुछ समय बाद है ना कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उस साझेदार को भाई हेल्प किया तो तेरे का पैसा वापस कराना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार। ठीक, उसके बाद जो है ना लापरवाही कोई साझेदार किया है, लापरवाही किया है तो जो है ना, जो गलती किया है, लापरवाही किया है ना, तो उसका भुगतान है ना वो खुद ही करेगा, कोई अन्य साझेदार लोग नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद जो है ना फर्म की संपत्ति के उपयोग, फर्म की जो संपत्ति है उसका उपयोग सिर्फ है ना बिजनेस पर्पज से होगा, ना कि निजी पर्पज से। ठीक, तो फर्म का संपत्ति का उपयोग सिर्फ व्यवसाय के उपयोग के लिए होगा, ना कि खुद के उपयोग के लिए। ठीक, उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, यदि कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है या दिवालिया हो जाता है तो फर्म क्या हो जाएगा सर, बंद हो जाएगा या तो क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम में कौन कौन सा है सर, पहला तो सभी लोग को बराबर भाग लेने का अधिकार होगा। दूसरा, कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार, बराबर सभी साझेदार को कोई ठग नहीं कर सकता, कोई आलसी नहीं करेगा, सभी को बराबर काम करना पड़ेगा भाई साहब। ठीक, तीसरा है सर सभी साझेदार अपना बराबर मत प्रकट कर सकते हैं कि भाई हर किसी का इंपॉर्टेंट रोल है, हर कोई साझेदार बराबर है बोलकर। ठीक, चौथा है सर वो कोई भी साझेदार है ना, उनको लगता है किसी प्रकार का गड़बड़ी हो रहा है तो जाके जो है ना अकाउंट में पूरा जांच वाच कर सकता है, चेकिंग वेकिंग निरीक्षण कर सकता है। पांचवा है सर बिना पारिश्रमिक के कार्य, कोई भी साझेदार भाई जरूरत से ज्यादा भी काम कर रहा है तो उसको किसी टाइप का सैलरी नहीं मिलेगा, पहले बता देंगे। उसके बाद सर पूंजी पर ब्याज, कोई साझेदार अपने साथ पूंजी लेके आता है तो उसको कोई प्रकार का ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन वो अतिरिक्त राशि लेके आता है तब उसको 6% का ब्याज मिलेगा। ठीक, उसके बाद सर क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार, यदि फर्म को जरूरत के समय किसी प्राइवेट का पेमेंट है ना कोई साझेदार कर दिया है तो इस पेमेंट को जो है ना अपने को कंपनी को जो है ना उस साझेदार को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, और ये खुद लापरवाही किया है तो भाई इसके वजह से जो गलती हुआ ये भाई कंपनी को या फर्म को पेमेंट करेगा कि मेरे वजह से गलती हुआ था, उसका पैसा आप रख लो। ठीक, उसके बाद जो कंपनी के जितनी भी संपत्ति होंगे उनका प्रयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस काम के लिए करेगा, ना कि अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है सर यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर क्या होगा सर, या दिवालिया हो जाता है तो उस साझेदारी का फर्म का अंत हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो देखो साझेदारी संलेख का महत्व क्या है सर, कि हम लोग जो ये समझौता वगैरह कर रहे हैं सर क्यों कर रहे हैं, क्या हमारे पास ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या, नहीं सर। यदि हम लोग समझौता करे रहते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है ना अपने बात से मुकर नहीं सकता, मुकरेगा नहीं, और जो उसमें पहले से सब चीजें लिखा हुआ है वो उन्हीं के अनुसार ही काम करते रहेगा। यदि अपने गड़बड़ी करेगा तो क्या होगा, उसमें तो पूरा सब चीज लिखा हुआ है, वो पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगा। तो साझेदारी संलेख का लाभ क्या है सर, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, है ना। पहला लाभ क्या है सर, लाभ के अनुपात में, लाभ अनुपात में बंटवारा करने के लिए, लाभ अनुपात में क्या होता है सर, लाभ अनुपात में बंटवारा के लिए। ठीक, तो
क्या बता रहा था मैं, साझेदारी संलेख के महत्व लाभ क्या है कि साझेदारी संलेख क्यों करना चाहिए सर। इसमें पहले से आपको बता दिया जाता है कि हम लोग लाभ को किस प्रकार बांटेंगे, बराबर बांटेंगे कि जो व्यक्ति जितना जितना पैसा लेके आए उस अनुपात में बांटेंगे, या किसी अन्य प्रकार से डिसाइड होगा वैसे बांट सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट है सर, यदि कोई व्यक्ति अपने साथ पूंजी लेके आता है, अपने साथ पैसा लेके आता है, क्या उसको ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में भी पहले से लिखा रहता है। उसके बाद यदि कोई साझेदार बिजनेस से अपने निजी काम के लिए क्या करता है सर, पैसा निकालता है, तो उस दशा में उस पर आहरण पर ब्याज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये भी लिखा जाता है सर। उसके बाद हर साझेदार के अपने दायित्व क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनके अधिकार क्या होंगे, इसके बारे में भी लिखा रहता है। उसके बाद जो है कौन व्यक्ति बिजनेस को चलाएगा या नहीं चलाएगा, सभी लोग मिल के चलाएंगे, ये भी चीज़ें पहले से लिखा रहता है। उसके बाद सर कौन व्यक्ति कितने मात्रा में जो है ना पैसे को बिजनेस से निकालेगा या नहीं निकालेगा, ये भी चीज़ें पहले से लिखा रहता है। ठीक, तो ये सब जो है साझेदारी संलेख के महत्व है। उसके बाद देखिए तो साझेदारी के लेखे कैसे कहते हैं ना, साझेदारी के लेखे देखो एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में जो है ना साझेदारी के लेखे ना, साझेदारी के लेखे में क्या था, जो साझेदारी अधिनियम 1932 बना था ना, साझेदारी अधिनियम 1932 बना था, उसमें जो है ना एकदम ना डिटेल तरीके से जो है ना सब चीजें नहीं बताया गया था। ठीक, तो क्या बता रहा मैं, साझेदारी अधिनियम में क्या था, डिटेल तरीके से जो है ना हर चीजें जो है ना अपना अच्छे से जो है ना किस तरीके से हमको हिसाब किताब रखना चाहिए, उसमें जो है ना पूरा डिटेल से उसका वर्णन नहीं था। लेकिन ये याद रखना, इसका भी जो है ना मतलब जो बनाने का प्रक्रिया है ना, पहला तो याद रखना दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर, ये किसके आधार पर है सर, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं जिसको, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर, ये दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर है। ठीक, तो साझेदारी अधिनियम में जो है ना हिसाब किताब को कैसा रखना है उसके बारे में विशिष्ट रूप से क्या है कहीं बताया नहीं है, लेकिन क्या है इसका जो है ना निर्माण है ना फिर भी ठीक ठाक तरीके से दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार ही किया जाता है ना। लेकिन क्या होता है इसमें साझेदारों का प्रवेश कौन कर रहा है, फिर अवकाश कौन ग्रहण कर रहा है, फर्म कब बंद हो रहा है, किस टाइप का बिजनेस का विक्रय कर रहा है, एकीकरण आदि बातों को क्या है जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका अकाउंट तैयार करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमको जो है ना एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा सर, लाभ हानि नियोजन खाता। क्या पढ़ना पड़ेगा, लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक, तो लाभ हानि नियोजन खाता को जानने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। ठीक, क्या बताया मैं अभी, लाभ हानि नियोजन खाता का लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक, तो लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है सर, लाभ हानि नियोजन खाता ये क्या होता है सर, फर्म का वह खाता होता है, फर्म का वह खाता होता है जो साझेदारों को जो है ना जितना भी लाभ हुआ है या हानि हुआ है। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है सर, फर्म का वह खाता जो अंतिम रूप से जो साझेदारों को बांटे जाने वाले लाभ या हानि की गणना करने के लिए बनाया जाता है, कि अंतिम रूप से सर पूरे खर्चे उर्चे सब कुछ घटाने के बाद साझेदारों को कितना कितना पैसा मिल रहा है, यदि लाभ हो रहा है तो लाभ कितना मिल रहा है, यदि हानि हो रहा है तो हानि कितना मिल रहा है। ठीक, अब देखो इसी में एक टॉपिक आता है सर, लाभ हानि का वितरण। यदि मान लो मेरे को बिजनेस में क्या बोल रहा था मैं, लाभ हानि का वितरण, यदि मान लो बिजनेस में मेरे को चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उसका बंटवारा कैसे करेंगे सर, तो लाभ हानि का बंटवारा करने का 3 विधि है ना, 3 तरीके से जो है ना हम लोग है ना लाभ हानि को बंटवारा कर सकते हैं। मैं अभी एग्जांपल से बताऊंगा। पहला है सर समान रूप से, कैसा सर, समान रूप से। दूसरा है सर अनुपात रूप से, अनुपात में, कैसे सर, अनुपात में। तीसरा सर पूंजी के अनुपात में, किसके अनुपात में सर, पूंजी के अनुपात में। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। जैसे मान लो देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक, 3 कंडीशन है, पहला समान रूप से, दूसरा अनुपात के रूप में, और तीसरा है सर अपना पूंजी के अनुपात में। देखो समान रूप से कैसे होगा सर, समान रूप से मान लो जैसे 3 साझेदार है, कितने साझेदार है, 3 साझेदार ए बी सी। देखो जब पहला कंडीशन बता रहा हूँ, यदि इनको है ना 30,000 लाभ मिला,
कितना मिला सर 30,000 लाभ हुआ। तो इन लोग है ना पैसा क्या करेंगे सर बराबर रखेंगे। तो 30,000 में हर किसी को कितना मिलेगा 10,000, 10,000 और 10,000। ठीक, इसको बोलते हैं बराबर का बंटवारा या समान रूप से। दूसरा कंडीशन है सर अनुपात रूप से। क्या होगा सर अनुपात रूप से। देखो अब क्या होगा ए बी सी का अनुपात है 1:2:3। तो मतलब इन लोग कैसा प्राप्त करेंगे सर पैसा अनुपात के रूप में प्राप्त करेंगे कि जो है ना जैसे इसको एग्जांपल से बताता हूँ 30,000 रुपया है, 30,000 रुपये का टोटल लाभ हुआ था। तो ए का हिस्सा कितना है सर 1 है। कितना है 1 है गुणा 1 लिखेंगे। इसके बट्टे में क्या लिखेंगे सर 1 + 2 + 3 कितना हुआ 3 2 5 और 1 6। 1/6 किसका हिस्सा हुआ सर अपना ए का हिस्सा हुआ। तो इसको काटो 6 एकम 6, 6 पंचे 30 और 3 ठोक 0। तो ए को कितना मिलेगा सर इसमें 5,000। ऐसी करके बी का निकालेंगे 30,000 गुणा बी का कितना था सर 2/6। तो इसका काटेंगे तो कितना आएगा सर 10,000 आएगा। कितना आएगा 10,000। ऐसी जो है डी सी का आएगा कितना आएगा सर 15,000। देखो यहाँ पर अनुपात समझ आया 1:2:3 में बांटा गया। ए को 1/6 में, बी को 2/6 में और सी को बांटेंगे 3/6 में। तो 5,000, 10,000 और 15,000 मिलेगा। ठीक, उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या बताता है सर। तीसरा कंडीशन बताता है कि ना जिस व्यक्ति का जितना पूंजी है उसको उतनी मिलेगा। इसमें क्या करते हैं इसमें अनुपात नहीं दिया रहता है, पहले हमको अनुपात निकालना पड़ता है। जैसे मान लो ए जो है 5 लाख रुपया लाता है अपने साथ। कितना लाता है 5 लाख। बी लाता है मान लो 3 लाख लाता है। कितना लाता है 3 लाख। और सी लाता है सर 2 लाख। कितना लाता है 2 लाख। तो देखो क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कट गया 1 2 3 4 5। ये 5 से ये 5 कॉमन थे तीनों काट दिए। तो इनका अनुपात कितना होगा सर 5:3:2। ठीक, तो इसमें 30,000 का जो है ना पहले वाले को मिलेगा 30,000 का 5, एक का हिस्सा 5 है, 5 और 3 8 और 8 और 2 10। तो कितना होगा पहले वाले को मिलेगा 15,000, दूसरे वाले को मिलेगा 9,000 और तीसरे वाले को मिलेगा 6,000। इसी को बोलते हैं पूंजीक अनुपात में। तो मैं क्या बताया लाभ हानि का वितरण समान अनुपात में होता है। समान अनुपात का मतलब देखो तीनों में से तीनों कंडीशन नहीं होगा, तीनों में से कोई सा भी एक कंडीशन होगा हमेशा। ठीक, तीनों नहीं होगा। या तो बोलेंगे उन लोग बराबर बराबर बांट लो 30,000 का 10,000 10,000 10,000। दूसरा बता देंगे कि भाई मेरे को 1 अनुपात मिलेगा, तेरे को 2 अनुपात, पर अगले वाले को 3 अनुपात। और तीसरा होगा सर कि उन लोग जितना जितना पैसा लेके आए हैं उस अनुपात में उन लोग को पैसा मिलेगा। कि ये 5 लाख ज्यादा लेके आया तो उसको 5 अनुपात मिला, बी 3 लाख लेके आया तो उसको 3 अनुपात मिला, सी सबसे कम लाया 2 लाख लेके आया तो उसको 2 अनुपात में पैसा बांटेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं लाभ हानि का वितरण। तो आगे जो है मैं आपको जो है ना क्या बताऊंगा सर, इसके बाद जो है ना यहाँ से हम लोग क्वेश्चन चालू करेंगे। ठीक है, फिर बीच में जहाँ जहाँ थ्योरी का जरूरत पड़ेगा तो मैं थ्योरी बताते जाऊंगा। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे सर लाभ हानि विभाजन खाता या लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता जो भी बोल सकते हैं। ठीक, लाभ हानि नियोजन खाता जो है ना इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप जो है ना नीचे लाइक करके और है ना आप कमेंट करके मेरे को बताइए। और हर कोई जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो जो भी दोस्त लोग रहेंगे उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा। ओके, थैंक यू।